नमस्कार सभी विद्यार्थियों का। एनसीईआरटी की पुस्तक की सीरीज में आज हम पाठ नंबर 3 यानी जनसंख्या संगठन पर बात करेंगे। जनसंख्या संगठन जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि जनसंख्या जो है वो दो मेन कंपोनेंट्स पर चलती है, एक उसके मुख्य घटक और एक उसके अन्य घटक। तो जो हमने पिछला दूसरा चैप्टर जो पूरा किया है उसमें हमने उसके मेन 3 कंपोनेंट्स पर बात की, उसका वितरण, उसकी वृद्धि, उसका घनत्व। साथ में हमने 2 अन्य बिंदुओं पर बात की थी कि प्रवास और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या कहता है। उस परिप्रेक्ष्य में आज हम उस जनसंख्या के बिंदु के कुछ अन्य घटक जैसे कि लिंगानुपात, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, उसकी व्यवसायिक संरचना और आयु वर्ग क्या है उस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ नंबर 3 एनसीईआरटी का जनसंख्या संगठन। और अभी हमने बात की कि जनसंख्या संगठन जो है वो 3 बिंदुओं पर चल रहा है। जनसंख्या संगठन, इसमें 3 मेन कंपोनेंट है। हमारे लिए व्यवसायिक संरचना और ग्रामीण नगरीय जनसंख्या इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है आपके पेपर के परिप्रेक्ष्य से, परंतु लिंगानुपात, साक्षरता और आयु वर्ग हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार इनसे प्रश्न आया भी है। तो जनसंख्या संगठन के हम 3 बिंदुओं को विस्तार से पढ़ेंगे, 2 को सिर्फ आसानी से देखेंगे क्योंकि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। तो बात करते हैं जनसंख्या संगठन पर। और अभी मैंने बात की कि जनसंख्या संगठन 5 बिंदुओं पर आधारित है। तो आज हम उसके पहले बिंदु लिंगानुपात, अर्थात सेक्स रेशियो पर बात करेंगे। लिंगानुपात का मतलब है सामान्य तौर पर पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात। पुरुषों, लिंगानुपात का मतलब वही पुरुष या महिलाएं या पुरुष व स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या है उसे लिंगानुपात कहते हैं। हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि जनसंख्या परिवर्तन के जो मेन 2 घटक थे, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, उसकी गणना प्रति 1000 पर की जाती है। वैसे ही लिंगानुपात की गणना भी प्रति 1000 पर की जाती है। या तो आप प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं को देखेंगे या आप प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को देखेंगे। तो पुरुष व स्त्रियों की संख्या का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। और आप विश्व के विभिन्न देशों में लिंगानुपात के सूत्र की बात करें तो ये सूत्र जो है ये है पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या गुणा में 1000। परंतु भारत में यह स्थिति विपरीत देखी जाती है। अगर हम भारत में लिंगानुपात की बात करें, तो यह सूत्र स्त्री जनसंख्या बटे पुरुष जनसंख्या गुना में वही कितना आएगा 1000। अर्थात दुनिया के विभिन्न देशों में लिंगानुपात को ज्ञात करने का जो सूत्र है उसमें प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या को ज्ञात किया जाता है, परंतु भारत में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या को ज्ञात किया जाता है। तो पेपर में लिंगानुपात को परिभाषित करना तो आप उसे सूत्र सहित दर्शाएंगे।
तो परिभाषा तो ये है कि पुरुषों व स्त्रियों की संख्याओं का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है, और इसे दो प्रकार से परिकलित किया जाता है, या दो सूत्रों से इसे दर्शाया जाता है। दुनिया के विभिन्न देशों में इसका सूत्र जो है पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या गुणा में 1000, और भारत में इसका सूत्र स्त्री जनसंख्या बटे पुरुष जनसंख्या गुणा में 1000 है। तो इसे भी प्रति 1000 पर ही परिकलित किया जाता है। अब एक अच्छी बात, दुनिया में अगर हम बात करें, जितना लिंगानुपात में नियंत्रण नहीं होगा या उसके मान में बड़ा होगा, उतना ही वो स्त्रियों के लिए प्रतिकूल होगा। यह बात हम ध्यान से पढ़ेंगे कि जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहां ये स्त्रियों के लिए प्रतिकूल होता है, यानी उनके लिए वहां विपरीत स्थितियां देखने को मिलती हैं। दूसरी बात इसमें आगे बात करेंगे हम कि विश्व की जनसंख्या का हम सभी मान ध्यान रखेंगे। लिंगानुपात विभिन्न उच्चतम किस देश का है, न्यूनतम किस देश का है, लिंगानुपात। तो मैं विश्व के लिंगानुपात की बात कर रहा हूं। सबसे पहले विश्व का लिंगानुपात देखेंगे, फिर हम उच्चतम लिंगानुपात को देखेंगे, और फिर हम न्यूनतम लिंगानुपात को देखेंगे। तीन लिंगानुपात है। विश्व का औसत लिंगानुपात 102 पुरुष प्रति 100 स्त्रियों पर है। 102 पुरुष प्रति 100 स्त्रियों पर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उच्चतम लिंगानुपात 85 पुरुष प्रति 100 स्त्रियों पर, और विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लाटविया देश का है। ध्यान रखेंगे, विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लाटविया देश का है, और यह प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात 311 पुरुष प्रति 100 स्त्रियों पर, 311 पुरुष प्रति 100 स्त्रियों पर, और ये किस देश का है, ये है यूएई का, यानी संयुक्त अरब अमीरात का। दोबारा से बात कर रहा हूं कि लिंगानुपात महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात होता है। विश्व के विभिन्न देशों में पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुना में 1000, जबकि भारत में ये कैसे चलता है, स्त्री जनसंख्या बटे पुरुष जनसंख्या गुना में 1000। परंतु विश्व का औसत लिंगानुपात जो है वो है 102 पुरुष प्रति 100 स्त्रियों पर। उच्चतम लिंगानुपात 85 पुरुष प्रति 100 स्त्रियों पर, और किस देश का है, लाटविया देश का है। न्यूनतम लिंगानुपात 311 पुरुष है 100 स्त्रियों पर, यूएई का, यानी संयुक्त अरब अमीरात का। अभी मैंने आपको बात बोली कि जिन देशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, अब देखो यहां देखो 1000 पर 311 पुरुष है, यानी 311 पुरुषों पर 1000 स्त्री है, अर्थात ये लिंगानुपात स्त्रियों के लिए प्रतिकूल है, उनके लिए अनुकूल नहीं है। वो इस बात का जिक्र उस लाइन में किया गया है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ये तीनों बिंदु हम ध्यान से देखेंगे। फिर से विश्व का लिंगानुपात 102 पुरुष 100 स्त्रियों पर, यहां लाटविया देश का उच्चतम है और न्यूनतम है यूएई देश का। तीनों बातों पर ध्यान से गौर करेंगे। एशिया में ज्यादातर लिंगानुपात न्यूनतम है। चीन,
भारत, बांग्लादेश, इन सभी देशों का लिंगानुपात जो है वो न्यूनतम है भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ये पहला बिंदु था जनसंख्या संगठन का, लिंगानुपात। दूसरे बिंदु पर बात करते हैं जिसका नाम है आयु वर्ग या आयु संरचना। दूसरा बिंदु है आयु वर्ग। आयु संरचना। हमसे बहुत बार एक प्रश्न आया है, कार्यशील जनसंख्या का वर्ग क्या होता है? तो ये प्रश्न इस बिंदु से लिया गया है। दुनिया में आयु संरचना को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग है 0 से 14 वर्ष का। दूसरा वर्ग है 15 से 64 वर्ष का। कई बार यहां 65 भी लिखा होगा। और तीसरा वर्ग है 65 प्लस वर्ष का। 15 से 64 वर्ष या 15 से 65 वर्ष के वर्ग को क्रियाशील जनसंख्या का वर्ग कहा जाता है, यानी वो जनसंख्या जो काम करती है। ना तो बच्चे काम करते हैं क्योंकि बाल निषेध कानून चल रहा है भारत में, बुजुर्ग वैसे भी रिटायर हो चुके होते हैं इसलिए वो काम नहीं करते। तो वो वर्ग जो क्रियाशील जनसंख्या का वर्ग है वो 15 से 64 या 65 वर्ष का है। ये तो है विश्व के आयु वर्ग की संरचना। भारत में थोड़ी सी स्थिति फिर बदलेगी। जब आप भारत में आयु वर्ग को पढ़ते हैं तो वही 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष और 60 प्लस वर्ष, इन 3 भागों में। यानी भारत में क्रियाशील जनसंख्या का वर्ग 15 से 59 का है, विश्व में ये 15 से 64 का है। ध्यान रखेंगे 15 से 59 के वर्ग को क्रियाशील जनसंख्या का वर्ग कहते हैं। अब इस आयु वर्ग या आयु संरचना को दर्शाने के लिए एक बिंदु है आयु लिंग पिरामिड। फिर से ध्यान रखेंगे, अब एक नए बिंदु पर बात करने वाले हैं। इस आयु संरचना को दर्शाने के लिए एक पिरामिड का प्रयोग किया जाता है, आयु लिंग पिरामिड। पिरामिड पर पूरी बात करेंगे। मान लीजिए ये किसी देश की जनसंख्या का आयु लिंग पिरामिड है और इसे एक ग्राफ पर बनाया गया है। बीच वाले अक्ष पर हमेशा जनसंख्या के वर्ग लिखे जाते हैं। मान लीजिए 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, ऐसे चलते हैं। जबकि इसके बाईं और दाईं तरफ क्या दर्शाया जाता है, ध्यान रखेंगे। इस पिरामिड का हमेशा बायां भाग, बायां मतलब लेफ्ट, इधर वाला भाग हमेशा पुरुष जनसंख्या को दर्शाता है, जबकि इधर वाला भाग हमेशा महिलाओं या स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है। तो हम पहले बात ध्यान रखेंगे कि बीच वाले अक्ष पर क्या लिखा जाता है और इस अक्ष पर क्या लिखा जाता है। इस अक्ष पर पुरुषों की संख्या, अब इधर संख्याएं चलेंगी, कितनी जनसंख्या है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, ऐसे इधर महिलाओं की संख्या चलेगी। तो आयु लिंग पिरामिड आयु वर्ग की संरचना को दर्शाता है और इससे किसी भी देश की युवा जनसंख्या, उसकी कार्यशील जनसंख्या और उसकी वृद्ध जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है। तो बीच वाला भाग हमेशा आयु वर्गों को, बायां भाग हमेशा पुरुषों को और दायां भाग हमेशा महिलाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। अब ये आयु लिंग पिरामिड जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आगे हम 3 प्रकार के आयु लिंग पिरामिड पर बात करते हैं। और आयु लिंग पिरामिड 3 प्रकार के हैं।
अभी हमने बात की ऐसे बनेंगे। पहला है विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड, दूसरा है स्थिर जनसंख्या का पिरामिड, और तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड। अब इन तीनों पर इसे विस्तार से देखेंगे, इनमें कौन कौन सा देश आता है। विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड हमेशा त्रिभुजाकार होता है। ध्यान रखेंगे किस आकार का होता है, त्रिभुजाकार आकार का होता है। स्थिर जनसंख्या का पिरामिड हमेशा घंटी के आकार का होता है, और ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड हमेशा पान के पत्ते के समान होता है। तीनों पर बात करेंगे क्या कुछ है। विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड कुछ इस तरह दिखता है, यानी इसमें युवा वर्ग हमेशा क्या होता है, ज्यादा, यानी इस पिरामिड का आधार हमेशा चौड़ा होता है। और जब आधार चौड़ा होगा तो वही मैंने कहा, इधर आयु वर्ग लिखेंगे 0 से 4 के, तो आयु वर्गों में नीचे वाले जो भाग है वो युवा जनसंख्या को दिखा रहे हैं और ये बड़े हैं, इसलिए पिरामिड कुछ ऐसे बन रहा है। और ऊपर की ओर जाते हुए इसका शीर्ष जो है वो शंकुनुमा होता है या संकीर्ण होता है। तो यहां से मतलब आप युवा से वृद्ध की ओर जाएंगे, जनसंख्या कम होती जाएगी और युवा वर्ग इसमें क्या है, ज्यादा है। आप ध्यान रखेंगे नाइजीरिया, मैक्सिको, और बांग्लादेश का पिरामिड इसी प्रकार का है। तो त्रिभुजाकार होता है। और ज्यादातर बात करूं तो अल्प विकसित देश जो होते हैं वो इसी प्रकार के पिरामिड बनाते हैं। अल्प विकसित देश इसी प्रकार के पिरामिड बनाते हैं भी। दूसरा स्थिर जनसंख्या का जो पिरामिड है वो जो है घंटी के आकार का होता है। यह भी शीर्ष की ओर जाता हुआ होता तो शुंडाकार ही है, परंतु इसका आकार कुछ ऐसे होता है, यानी इसमें यह जनसंख्या लगभग बराबर रहती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज्यादा नहीं। तो पूरा जनसंख्या समान यानी स्थिर पर है। युवा वर्ग भी उतना, क्रियाशील वर्ग भी उतना और वृद्ध वर्ग इतना। उससे ऊपर वाला वृद्ध वर्ग जो है वो अति न्यून में होता है। तो लगभग सभी जनसंख्या लगभग बराबर सी इसमें रहती है भाई। अब वही बात, यहां ये स्थिति इसलिए प्रदर्शित हो रही है कि यहां जन्म दर और मृत्यु दर लगभग बराबर है, और इसमें जन्म दर क्या होगी, ज्यादा, और मृत्यु दर क्या होगी, कम। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या जो है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। आप ऑस्ट्रेलिया के पिरामिड को देखेंगे, वो इसी प्रकार का आयु पिरामिड बनाती है, आयु लिंग। ये दूसरे प्रकार का पिरामिड है। कौन सा, आयु लिंग संरचना का पिरामिड। तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड। ये क्या होता है, पान के पत्ते के अनुसार होता है, कुछ ऐसे दिखता है। यानी युवा वर्ग कम होगा, बीच का वर्ग क्या होगा, ज्यादा होगा। बीच का वर्ग इसमें ज्यादा होगा। आप जापान के पिरामिड को देखेंगे, ये इसी प्रकार का होता है। अब इसमें क्या है, इसमें जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी क्या है, कम होती है। और ये जापान। तो तीनों आयु लिंग पिरामिड में आप ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से है। और या तो इसमें जनसंख्या की वृद्धि शून्य में होगी। देखो अब युवा वर्ग बिल्कुल कम होता जा रहा है यहां नीचे, तो या तो जनसंख्या की वृद्धि शून्य होगी या जनसंख्या की वृद्धि इसमें ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी भाई। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पहला विस्तारित
देश है नाइजीरिया, मैक्सिको, बांग्लादेश। स्थिर में ऑस्ट्रेलिया, ह्रासमान में जापान। और आयु लिंग पिरामिड पर अगर हमें विस्तार से वर्णन करने को 2 नंबर का प्रश्न आता है तो ये लिखेंगे कि आयु लिंग पिरामिड आयु वर्ग देश की कार्यशील, युवा और वृद्ध जनसंख्या को दर्शाता है। इसे एक ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। बीच के भाग पर आयु वर्ग संरचना, जबकि बायां भाग पुरुषों का और दायां भाग जो है वो स्त्रियों की जनसंख्या को दर्शाता है। 3 प्रकार का होता है, विस्तारित, स्थिर और ह्रासमान। इसमें जन्म और दर ज्यादा होगी, मृत्यु दर भी ज्यादा होगी। इसमें जन्म दर मृत्यु दर दोनों लगभग बराबर होंगी, इसमें दोनों ही कम होंगी, जैसे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार हमने पढ़ी है। यहाँ देश अल्प विकसित अवस्था में है, जबकि यहाँ की ओर आते आते देश कैसे हो जाते हैं, विकसित अवस्था वाले हो जाते हैं। अगला एक बिंदु है साक्षरता। तीसरा पॉइंट इस बिंदु का साक्षरता। और साक्षरता की परिभाषा हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होती है। पहली बात तो किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होती है साक्षरता। और इसमें 7 वर्ष के ऊपर के वे बच्चे जो पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं साक्षर समझे जाते हैं। और साक्षरता हमेशा उस देश के रहन सहन का स्तर, वहां महिलाओं की स्थिति, वहां जीवन की दशाएं कैसी हैं उसको व्यक्त करती है। तो जितना लोग अधिक पढ़े लिखे होंगे वो देश उतना ही विकासशील होगा। उन देशों में विकास की गति तेज होगी, वहां रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा, महिलाओं की स्थितियां भी वहां उन देशों में अच्छी होंगी। ये सब बातें साक्षरता पर निर्भर करती है। और आगे बात, साक्षरता जो है इसी के साथ जितनी सुविधाएं अच्छी होंगी वहां सरकारें उतनी ही वहां की लोगों के प्रति अनुकूल होंगी, उनकी नीतियां अच्छी होंगी। ये सब बातें साक्षरता के बारे में व्यक्त करती हैं। अगला बिंदु इसी चैप्टर में है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। वर्तमान में ये अनुपात बढ़ता जा रहा है, यानी लोग गांवों से नगरों की ओर प्रवास करना शुरू कर गए हैं। जिस देश में ग्रामीण जनसंख्या अधिक होगी वो देश प्राथमिक क्रियाओं में या विकासशील अवस्था में होगा। जिन देशों में ये स्थिति बराबर या इक्वल होगी, जहां लोग ज्यादातर नगरों में निवास कर रहे हैं, वहां औद्योगिक सेक्टर या तृतीयक सेवाओं वाला सेक्टर जो है वो अधिक होगा। जैसे जैसे देश सेवाओं की ओर, प्राथमिक क्रियाओं से द्वितीयक या तृतीयक क्रियाओं की ओर जाने लगते हैं, उन देशों का स्तर जो है वो अच्छा होता जाता है। वो अल्प विकसित से या विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर चलने लगते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। अब हम एक विभिन्न बातों पर ध्यान रखेंगे कि ग्रामीण जनसंख्या के लोग ज्यादातर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों के लोग ज्यादातर द्वितीयक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। आगे के चैप्टरों में प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं पर विस्तार से बात करेंगे, जैसे कृषि, खनन, मछली पालन, आखेट, भोजन संग्रहण। ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं जो सीधा भूमि से हम सीधा प्रत्यक्ष तौर पर प्रकृति से संबंधित होते हैं। जब प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तित किया जाता है और उसके लिए इंडस्ट्री एक मेन कंपोनेंट है, मुख्य घटक है, तो द्वितीयक क्रियाएं वे हैं जो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त वस्तुओं का रूप परिवर्तित करती हैं। तो जैसे जैसे देश की जनसंख्या नगरों की ओर जाना शुरू होती है, वैसे वैसे द्वितीयक क्रियाओं का जो भाग है वो बढ़ता जाता है और देश अल्प विकसित से विकसित की ओर चलने लगते हैं। एक बात हम ये भी ध्यान रखेंगे इस पाठ के अंदर, एक बिंदु ये है। अब कुछ बातें इस किताब में लिखी हुई हैं कि एशिया की जो जनसंख्या है वहां नगरों में पुरुष प्रधान समाज ज्यादा है, यानी महिलाओं की स्थिति नगरों में कार्य करने की इतनी अच्छी नहीं है। आप जिम्बाब्वे को देखेंगे या कनाडा और फिनलैंड को देखेंगे
तो वहां नगरीय जनसंख्या ज्यादा है, जबकि भारत और एशिया के देशों में ग्रामीण जनसंख्या जो है वो ज्यादा है। लगभग आधा यूरोप नगरों में 75% यूरोप नगरों में निवास करता है, जबकि भारत में आप देखेंगे तो 68% भारत ग्रामीण परिवेश में निवास कर रहा है। तो इन दोनों के परिवर्तन से जो है ये स्ट्रक्चर बदलती है। अब इसी चैप्टर में अंतिम बिंदु है वो है व्यवसायिक संरचना। अब सबसे मेन बात आप ध्यान रखेंगे कि व्यवसायिक संरचना का मतलब क्या है। व्यवसाय करने वाले लोग और व्यवसाय करने वाले वर्ग कौन से है? 15 से 59 वर्ष वाले। और जब 15 से 59 वर्ष के लोग काम करेंगे तो जो वह प्राथमिक क्रियाएं करे, द्वितीय करे, तृतीय करे, चतुर्थ करे, यानी वहां के लोग किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, वानिकी कर रहे हैं, वहां विनिर्माण काम है, परिवहन है, सेवाएं हैं, संचार है, किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वो वहां की व्यवसायिक संरचना को दर्शाता है। अगर लोग प्राथमिक क्रियाओं में अधिक हैं, यानी कृषि वगैरह में, तो वहां की व्यवसायिक संरचना ज्यादातर प्राथमिक होगी। लोग द्वितीय क्रियाओं में अधिक है तो विनिर्माण पर अधिक काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से जिन देशों के अंदर सेवाओं पर यानी परिवहन, चिकित्सा, व्यापार, इन पर काम अधिक किया जाता है वो तृतीयक सेवाओं में संलग्न है। तो हर देश में ये कि वहां के लोग कौन कौन सा काम करते हैं वो वहां की व्यवसायिक संरचना को दर्शाता है। अभी जैसे मैंने बात की कि कृषि, वानिकी, भोजन संग्रहण, आखेट प्राथमिक क्रियाओं में आता है, उद्योग सभी द्वितीय क्रियाओं में आते हैं, परिवहन, संचार, सेवाएं, व्यापार ये सब तृतीय क्रियाओं में आते हैं। ये एक चैप्टर नंबर 3 पर हमने बात की कि जनसंख्या का संगठन किस प्रकार का है। अगली कक्षा में हम पाठ 4 पर बात करेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।